हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनू यूपीएससी आंसर। आज हम लोग बिल्कुल नई कॉपी के साथ शुरू करेंगे जीएस 3 की कॉपी। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने देखी थी GS 1 की कॉपी आदित्य श्रीवास्तव जी की, जो कि हमारे 2023 के AIR 1 थे। और इसमें हमने देखा था 6 पार्ट्स, और इन 6 पार्ट्स में हमने पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 को कंप्लीट किया था। सिमिलरली हमने देखी थी GS 2 की कॉपी, ये थी शक्ति दुबे जी की कॉपी, और ये थे हमारे 2024 के AIR 1, और इसको भी हमने 6 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, और इसमें पूरे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 देखे थे। और सिमिलरली इसी तरीके से आज हम लोग शुरू करेंगे अब GS 3 की कॉपी। ये हैं हमारे अनिमेश प्रधान जी, ये 2023 के AIR 2 थे, तो इसलिए आज शुरू करेंगे इनकी कॉपी। और ये है पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए अब सीधा शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ये कॉपी देख लीजिए, अनिमेश प्रधान, इंग्लिश, डेट और दिल्ली सेंटर था इनका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, एग्जामिन इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू दीज डायमेंशंस। तो डिफरेंट डायमेंशन क्या है फूड सिक्योरिटी पे, इस पे बात करनी है, और इंडिया का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इसके बारे में। ठीक, देखते हैं चलिए इन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन किया है। FAO delineates various dimensions of food security that goes beyond calorie intake propositions and has components of food availability, accessibility, affordability, nutrition। तो क्या है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा है कि फूड सिक्योरिटी सिर्फ कैलोरी इनटेक की बात नहीं है, बल्कि इसमें जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ कहा गया क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, वो हैं अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी और फूड न्यूट्रिशन। इस बात से इन्होंने इसको इंट्रो किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या है। अगर हम देखेंगे तो जो इन्होंने पॉइंट दिए थे अपने इंट्रो में, इसी को इन्होंने बॉडी में डाले हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन। तो फूड अवेलेबिलिटी है, फूड एक्सेसिबिलिटी है, आगे ऐसे ही फूड न्यूट्रिशन है, अफोर्डेबिलिटी। ठीक, तो देखते हैं मेन बॉडी के क्या पॉइंट्स लिखे हैं इन्होंने। इंडियाज स्टेटस इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट, फूड अवेलेबिलिटी विथ एडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स 78% राइस एंड ग्रेन, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वो है चाइना, एंड देन सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट्स वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अच्छे हैं, बट लो प्रोडक्शन की बात भी की गई है ऑफ पल्सेस, पाम ऑयल एंड लिमिटेड मिलेट प्रोडक्शन, दैट इज़ 16 मीट्रिक टन, दैट इज़ ओनली 5% ऑफ टोटल ग्रेन्स। ठीक है, तो फूड अवेलेबिलिटी की जब बात की गई तो क्या अवेलेबल है ज़्यादा में और क्या अवेलेबल है हमारे पास कम में, ये बताया गया है। ठीक, फिर आगे फूड एक्सेसिबिलिटी की बात की गई, फूड कितना एक्सेस है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं, NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेड PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कवर्स 67% ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा जो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम राशन बांटते हैं अपना पॉपुलेशन को, तो वो 67% पॉपुलेशन को ही कवर करता है। फिर बात की है ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, EPOS एंड आधार सीडिंग हेल्प्स इन रोबस्टनेस। EPOS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है ये। तो ऑटोमेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स, इसका मतलब क्या है, ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये सही बेनिफिशियरीज़ तक पहुँचे, और जो भी फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट में दिए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, ये भी हम ऑटोमेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। और फिर क्या गया है, एंड आधार सीडिंग, मतलब इसमें आधार सीडिंग को भी यूज़ किया जाए टू हेल्प इन रोबस्टनेस। ठीक, तो ये है पॉजिटिव। शॉर्ट कमिंग्स क्या है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर अंडर डेवलप्ड, जो लॉजिस्टिक सेक्टर जो हमारा है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, वो अंडर डेवलप्ड है। फूड वेस्टेज बहुत होती है, दैट इज़ 35% ऑफ लॉस, क्योंकि ज़्यादातर जो फूड है वो अक्सर वेयर हाउसेस में ही ख़राब हो जाता है। फिर 16% ऑफ इंडियंस अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है, पॉवर्टी मतलब सिर्फ यहाँ गरीबी नहीं है, बल्कि ऐसा है कि एजुकेशन हो या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो, ये सारी चीज़ें भी जब कम होती हैं तो फिर उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर डाला जाता है। फिर बात है फूड अफोर्डेबिलिटी की। तो फूड अफोर्डेबिलिटी के अंदर क्या पॉजिटिव हैं और कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। पॉजिटिव क्या है, स्कीम्स लाइक PM गरीब कल्याण योजना, PDS एंड सब्सिडी ऑन फूड,
उज्ज्वला स्कीम हेल्प इन अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी के लिए इन्होंने क्या किया है कि कुछ स्कीम्स और योजना के नाम दिए हुए हैं जिससे ये फूड अफोर्डेबल हो सका है। ठीक, फिर शॉर्ट कमिंग क्या है अफोर्डेबिलिटी में? ऑफकोर्स फूड इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो अफोर्डेबिलिटी में प्रॉब्लम, और यही सीधे सीधी बात शॉर्ट कमिंग बता दी गई। एग्जाम्पल दिया है टोमेटोज़ एंड वीट का। ठीक है, तो ये बात हुई अफोर्डेबिलिटी की। बात है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में क्या है? कुछ पॉजिटिव्स, कुछ शॉर्ट कमिंग्स। पॉजिटिव में क्या है कि पीएम पोषण स्कीम है, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। राइस फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम मतलब फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, इस तरह के कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को राइस में मिलाया जाता है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड। ठीक है, तो ये एक काम है फोर्टिफिकेशन का। तो ये कुछ पॉजिटिव हैं। एनीमिया मुक्त भारत है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट कमिंग की बात की जाए। शॉर्ट कमिंग क्या है कि 35% स्टंटिंग, 18% वेस्टिंग। मतलब न्यूट्रिशन ना हो पाने की वजह से क्या कमी है? जब हम देखते हैं क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन जब भी होता है तो देखने को मिलता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी एज के हिसाब से जब एक किसी चाइल्ड की हाइट कम रह जाए तो वो होती है स्टंटिंग। और वेस्टिंग क्या होता है? जब कभी हमको एक्यूट मेल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है तो हम देखते हैं कि जो एक एज और हाइट के हिसाब से बॉडी वेट होना चाहिए वो कम होता है। तो वेट कम होना वेस्टिंग है, हाइट कम होना स्टंटिंग है। ये होता है क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन, लंबी मेल न्यूट्रिशन से, और ये एक्यूट मेल न्यूट्रिशन से होता है। ठीक, 50% वुमेन एनेमिक है, और राइस इन ओबेसिटी, ओबेसिटी का होना भी एक मेल न्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक, तो ये न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से कुछ बात हो गई। अब बात कर जाए वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है? एग्रेसिव फोर्टिफिकेशन, वही फोर्टिफिकेशन जो अभी हमने बात की। फिर तमिलनाडु ब्रेकफास्ट पॉलिसी, ये एक एग्जांपल दे दिया। मिलेट प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, स्ट्रेंथन किया जाए हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शांता कुमार कमेटी ने ये कहा गया था। और फिर यहाँ पे कहा गया हैंस SDG 1 ऑफ नो हंगर मस्ट बी फुलफिल्ड टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो SDG 1 नो हंगर, ये आप देखें तो गलत कर दिया है इन्होंने। SDG 1 होता है हमारा नो पॉवर्टी, और SDG 2 होता है हमारा नो हंगर। ठीक है, तो ये देखना होगा। कभी कभी टॉपर्स भी मिस्टेक कर देते हैं, इससे हमको ये भी पता चलता है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जब भी हमारा कुछ गलत हो। ठीक है, सभी से होता है, इट इज़ नॉर्मल एक्चुअली। चलिए वापस से इस क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं और एक बार इसके स्ट्रक्चर पे जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। क्या बात की गई थी? डिफरेंट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी की बात करनी गई थी। तो बताया गया कि FAO ने कहा था कैलोरी नहीं बल्कि इन डायमेंशंस पे भी ध्यान दो, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन। तो अवेलेबिलिटी के अंदर बताया गया कुछ हमारे राइस हैं, जो फ्रूट्स हैं, तो इन चीज़ों में जो ग्रेन्स हैं जो हमारे एक्स्ट्रा हैं जिसमें हम ज़्यादा एक्सेल करते हैं, और कुछ चीज़ें जिसमें हम एक्सेल नहीं कर पाते जैसे कि पल्सेस और मिलेट्स और पाम ऑयल हो गया। जब बात की गई है एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबल कैसे हो सकता है? तो PDS सिस्टम था हमारे पास, ऑटोमेशन एक एग्जांपल दिया गया था। शॉर्ट कमिंग कैसे है? क्योंकि लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलप नहीं है, फूड वेस्टेज है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के अंदर है कई सारे लोग। अफोर्डेबिलिटी की जब बात की जाए तो कुछ स्कीम्स हैं जैसे कि सब्सिडी होना, PDS होना, PM गरीब कल्याण योजना, ये चीज़ें अफोर्डेबल बनाती है। क्या अफोर्डेबल नहीं बनाती है? फूड में इन्फ्लेशन। न्यूट्रिशन की जब बात की गई तो पोषण स्कीम, ICDS, एनीमिया मुक्त भारत और फोर्टिफिकेशन, ये न्यूट्रिशन के लिए है। और शॉर्ट कमिंग में ये डेटा था स्टंटिंग, वेस्टिंग, वुमेन एनेमिक और राइस एंड ओबेसिटी। और फिर वे फॉरवर्ड में कुछ वही टर्म्स रिपीट करके फोर्टिफिकेशन, ब्रेकफास्ट पॉलिसी, मिलेट, SDG का नाम देते हुए इसको वे फॉरवर्ड में हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Modern technologies such as blockchain and ChatGPT are powerful tools with immense potential to transform agriculture into a more efficient and sustainable sector. Discuss in the context of India. तो ब्लॉकचेन और ChatGPT, ये दो चीज़ों का नाम दिया हुआ है। ये कैसे हमारे एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में बात करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको इन्होंने कैसे आंसर किया है। लेट्स जंप इनटू द इंट्रो। एज पर एक्सेंचर, एक नाम दे दिया गया इंस्टीट्यूट का, ChatGPT बेस्ड AI टेक्नोलॉजीज कैन ऐड $1 ट्रिलियन टू इंडियन इकोनॉमी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन विल बी यूज्ड इन 30% ऑफ फंडामेंटल इकोनॉमिक ऑपरेशंस।
तो पहली बात ये कही कि चैट जीपीटी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया में ऐड करेगा, और दूसरी बात ये कही गई है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन ये 30% इकोनॉमिक ऑपरेशन में काम आएगा। तो ये दोनों बातों को एड्रेस करते हुए इंट्रो दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे किया है आगे। इन्होंने रोल ऑफ चैट जीपीटी, तो जो फर्स्ट पार्ट था चैट जीपीटी, पहले पार्ट में इसको ये बताया है, और सेकंड पार्ट में इन्होंने रोल ऑफ ब्लॉकचेन बताया है। बस इस तरह से इसको इन्होंने आंसर किया है। तो देखते हैं पहले चैट जीपीटी में क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ चैट जीपीटी इन एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन दैट इज इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग, ऑटोमेशन ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड कॉल सेंटर्स। तो वही ऑटोमेशन जिसकी अभी हम लोगों ने बात करी कि बेनिफिशियरीज़ वगैरह कौन हैं उनको अच्छे से लोकेट करना, और जो सर्विसेज हैं वो अच्छे से प्रोवाइड हो पा रही हैं ऑटोमेशन के थ्रू, ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर कैन यूज़ चैट जीपीटी टू गेट क्वेरीज रिजॉल्व्ड, क्वेरीज़ के लिए कॉमन सर्विस सेंटर चैट जीपीटी यूज़ कर सकता है। हायर वर्जन ऑफ चैट जीपीटी कैन हेल्प इन इमेज प्रोसेसिंग फॉर सॉइल टेस्टिंग एंड पेस्ट अटैक मैनेजमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है इक्री सेट बाय माइक्रोसॉफ्ट इन तेलंगाना। तो आप ये देखिए अभी 2-3 पॉइंट तो इन्होंने नॉर्मल दिए थे, लेकिन यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग एजेंसी इक्रीसेट, यहाँ पे प्लांटेक्स की बात की है, मिशन सागू बागू, तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये थोड़े हैवी हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे। अब जैसे बात की गई है इक्रीसेट की, तो इक्रीसेट क्या है? दिस इज़ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, बाय माइक्रोसॉफ्ट इन तेलंगाना। तो ये इंस्टीट्यूट करता क्या है? ये एग्रीकल्चरल रिसर्च करता है। तो एग्रीकल्चरल रिसर्च में क्या होगा? इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ करता है, ये एक एआई बेस्ड है, और ये सॉइल टेस्टिंग और पेस्ट अटैक में काम आएगा, क्योंकि हम इमेज प्रोसेसिंग से ये जान सकेंगे कि सॉइल कैसी है, और पेस्ट अटैक भी अगर प्लांट में हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है। तो ये एक एआई का फीचर है। और सिमिलरली यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, ये देखते हैं क्या है। ऑप्टिमाइजेशन for fertilizer and pesticide used to increase resource efficacy। एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लांटेक्स uses AI for pest control। प्लांटेक्स ये भी एक AI का स्टार्टअप ही है, एक मोबाइल क्रॉप एडवाइजरी ऐप है ये फार्मर्स के लिए। तो ये क्या करता है? ये भी हमारे प्लांट डैमेज को ही देखता है कि प्लांट कैसा डैमेज हुआ है, और ये भी सेम चीज़ करता है क्या कि इमेजेस का यूज़ करता है, और इमेजेस के थ्रू देखता है कि क्या वो पेस्ट से अफेक्टेड हैं, क्या उसमें कोई डिसीजेस हैं, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ हैं, ये चीज़ें कंफर्म करता है। और अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ हैं तो फर्टिलाइज़र, पेस्ट है तो पेस्टिसाइड, ये यूज़ बताता है प्लांटेक्स, ठीक। फिर एक तीसरी बात जो अच्छी है वो क्या है? मिशन सागू बागू तेलंगाना यूज़ ऑफ चैट जीपीटी एंड एआई इन एग्रीकल्चर, ठीक। तो मिशन सागू बागू ये क्या था? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने बनाया था। ये भी था टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। और ये क्या करता था कि अगर चैन है कोई, मतलब वेयर हाउस से लेके जो बायर से लेके सेलर से लेके कैसे कैसे आगे जाता है, उसके बारे में एक पूरी चेन बनाता है ये। और इसका काम ये था कि टू गिव बेटर कनेक्शन टू द बायर्स, ठीक है, बायर को बेटर कनेक्शन मिले। और ये जो फार्मर्स की बात की जाए तो फार्मर के लिए ये एक अच्छी इनकम, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी इंश्योर करता है, ठीक। तो ये था मिशन सागू बागू। तो चैट जीपीटी के ये जो यूसेज थे हमने इनको पढ़ा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। रोल ऑफ ब्लॉकचेन। सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ब्लॉकचेन का सीधा सा मतलब, आसान सा मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम। लेजर क्या होता है? लेजर बेसिकली एक खाता बुक है। खाता बुक मतलब हमारी एक अकाउंट बुक आप समझ लीजिए, ठीक है, खाता बुक होती है ये लेजर हमारी, ठीक। तो डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा एक खाता बुक है वो किसी एक जगह पे फिक्स नहीं है, बल्कि कई जगह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब अलग अलग जगह वो खाता बुक स्टोर का डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर वो किसी वेयर हाउस से शुरू हुआ है या मैन्युफैक्चर से शुरू हुआ है, कोई भी आइटम हो, चाहे क्लोथ हो या एग्रीकल्चर हो, तो पहला डाटा यहाँ है, फिर वो किस डीलर के पास गया उसके पास डाटा आएगा, तीसरे डीलर के पास डाटा आएगा, और फिर लास्ट में अगर कोई बायर है उसके पास भी डेटा आएगा। और बीच में कोई भी इस डेटा को ख़राब नहीं कर सकता, कोई भी ऑल्टरनेटिव बदलाव नहीं कर सकता। अगर करना है तो वो हर जगह करना पड़ेगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए ब्लॉकचेन यूज़फुल है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम को क्रिएट करती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज अगर हमने समझ लिया तो अब इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है ब्लॉकचेन का यूज़। देखिए, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स एंड स्मार्ट वेयर हाउसिंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंडियन स्टार्टअप
WHRRL। तो ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ही है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स। क्या हो, ताकि सप्लाई चेन ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट हो सके और वेयर हाउस रिसीट की जो बात की गई है वो नेगोशिएबल ना हो। ठीक है ना, मतलब क्या, घूम फिर के वही बात है कि मल्टीपल जगह रिसीट जनरेट होगी और इसीलिए ये एक इंडियन स्टार्टअप को बताया गया कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रिसीट कभी टेम्पर नहीं होगी। ठीक है ना। फिर नीति आयोग का भी एक इंडिया चेन है फॉर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो ये भी ब्लॉक चेन पे बेस्ड है। तो एक एग्जांपल हो गया WHRRL का, ये हुआ था फार्मर्स के लिए, ये नीति आयोग का इंडियन चेन है। सिमिलरली लैंड टाइटल्स में भी स्वामित्व और भूमि स्कीम का यूज़ होता है। तो हमने देखा हर जगह ब्लॉकचेन का यूज़ है। फिर मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो मार्केटिंग इन पोर्टल्स लाइक GEM एंड eNAM। तो GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हैं और यहाँ पे ई बिडिंग या फिर ये क्या है, रिवर्स ई ऑक्शन होता है टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और eNAM क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये क्या करता है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को, जो मंडीज़ हैं उन सबको कनेक्ट करता है और एक यूनिफाइड मार्केट बनाता है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या करता है, एग्रीकल्चरल मार्केट को एक साथ बनाता है और ये क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर कर सकते हैं सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स बाय द फार्मर्स। ठीक है ना, फ्रॉम द फार्मर, सॉरी। तो ये अलग अलग इनके काम है। तो क्या कहा गया है, मार्केटिंग इन पोर्टल्स लाइक GEM एंड eNAM टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन कंज्यूमर ट्रांजैक्शन। तो कंज्यूमर ट्रांजैक्शन में इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, तो यहाँ पे भी ब्लॉकचेन का यूज़ है। फिर पेमेंट्स फॉर किसान क्रेडिट कार्ड, ई उर्वरक, PM किसान, बोगस ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉड कैन बी रिड्यूस बाय ब्लॉकचेन। तो कभी भी किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कि ई उर्वरक है या PM किसान है, किसी भी जगह की कोई पेमेंट है, तो अगर ब्लॉकचेन के थ्रू पेमेंट होगी तो वो गलत नहीं हो सकती, उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, तो बोगस ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये एक यूज़ बताया। तो ब्लॉकचेन में हमने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा। ठीक, और फिर देखते हैं इन्होंने इसको कंक्लूड कैसे किया है। Technologies like AI and blockchain can reduce social divides and bring justice but should not be discriminating। तो एक छोटी सी बात कह के या नॉर्मल सी बात कह के किया गया है कंक्लूड कि AI और ब्लॉकचेन रिड्यूस करेंगे सोशल डिवाइड्स को और ब्रिंग जस्टिस लाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी बात। तो कैसे इसको किया गया था, एक जल्दी से नज़र डालें कि एक्सेंचर ने कहा गया है कि ChatGPT $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लाएगी और ब्लॉकचेन 30% जगह यूज़ होगी। क्या क्या यूज़ हैं ChatGPT के, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन, कॉमन सर्विस सेंटर, हायर वर्जन ऑफ ChatGPT, इमेज प्रोसेसिंग करके एक रीसेट वाली बात की गई थी कि ये पेस्टिसाइड और सॉल्ट टेस्टिंग में काम आएगा। प्लांटिक्स भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में काम आएगा। मिशन सागू बागू जो यूज़ हुआ था फॉर बेटर चेन सिस्टम। फिर रोल ऑफ ब्लॉकचेन की बात की गई, तो अगेन नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट। फिर नीति आयोग भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहा है। लैंड टाइटल स्वामित्व एग्जाम्पल, GEM और eNAM का एग्जाम्पल दिया। और फिर पेमेंट की बात की गई कि बोगस ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, और फिर एक बात कह के कि हैंस CGI चंद्रचूड़ सेड कि ये वाला स्टेटमेंट है, तो ऐसे कंक्लूड किया गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जल्दी से। What factors have led to the recent acceleration in the trend towards de-dollarization of the global economy? Do you think the dollar will lose its dominance anytime soon? तो यहाँ क्या कह रहा है कि acceleration in trends towards de-dollarization। डी-डॉलराइजेशन क्यों हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, और क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉलर अपना डोमिनेंस खो देगा? ये दो बातों को एड्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे एड्रेस हुआ है ये। इंट्रो कैसे हुआ है, डी-डॉलराइजेशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन ग्लोबल ट्रांजैक्शन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ US डॉलर। US डॉलर के ट्रांजैक्शन में कम होना होता है US डॉलराइजेशन, एंड रिडक्शन ऑफ यूसेज ऑफ US डॉलर एज स्टोरेज ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस हो, डॉलर जो बताया गया है किसी भी करेंसी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सेम पॉइंट्स आएंगे। क्या कि कोई भी करेंसी का काम होता है स्टोरेज ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो सिस्टम है US डॉलर का, इनमें रिड्यूस हो जाना, ये बात बताई गई है डी डॉलराइजेशन की, ट्रांजैक्शन में कम हो जाना। ठीक है, तो ये डिफाइन किया डी डॉलराइजेशन को। ठीक है, इंट्रो देखा। अब चलिए देखते हैं कैसे किया गया है इसका मेन बॉडी। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डी डॉलराइजेशन के? जियो पॉलिटिकल टेंशन ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर एंड वेस्ट सैंक्शन ऑन रशिया।
जियोपॉलिटिकल टेंशन एक रीज़न है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, मतलब यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाया। तो इससे होगा क्या कि जो रशिया की इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट होती है, रशिया की इकोनॉमी गिरेगी, और इसीलिए जो रशिया जैसी कंट्रीज़ हैं वो कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे डॉलर्स का। तो डॉलर का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इसीलिए कहा गया है कि ये डी डॉलराइजेशन का फैक्टर है। फिर चाइनीज़ डोमिनेंस इंक्रीजिंग विद मोर कंट्रीज, डिपेंडेंस ऑन चाइनाज इकोनॉमी एंड राइस ऑफ रेनमिनबी। लोगों को शायद पता ना हो, आप कुछ लोगों को आप में से, रेनमिनबी ये एक ऑफिशियल करेंसी ही है चाइना की। तो जो बात होती है चाइनीज़ युआन की वो क्या है, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रेनमिनबी, ठीक है। तो ये रेनमिनबी होता है ये। तो ये हो गया चाइना की इकोनॉमी के बारे में। तो क्या कहा गया है कि चाइनीज़ की डोमिनेंस जो बढ़ रही है ज़्यादा कंट्री के साथ, और इसलिए जो चाइनीज़ करेंसी है वो बढ़ रही है, तो इसीलिए ये डी डॉलराइजेशन का एक काम कर रहा है। फिर मल्टीलेटरल सेटअप्स हैं लाइक एशियन क्लियरिंग यूनियन यूजिंग रीजनल करेंसी। तो रीजनल करेंसी यूज़ हो रही है, जैसे कि एशियन क्लियरिंग यूनियन में एक एग्जांपल दे दिया गया ACU, बेसिकली यहाँ पे 9 कंट्रीज़ हैं, तो 9 कंट्रीज़ के ग्रुप है, वो रीजनल करेंसी यूज़ कर रही हैं, तो इसलिए भी डी डॉलराइजेशन है कि डॉलर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा। करेंसी स्वैप प्रोग्राम्स, तो यूजली क्या होता है कि जब 2 कंट्रीज़ हैं वो डॉलर में ही एक्सचेंज करती हैं, बट जब करेंसी स्वैप प्रोग्राम होता है या एग्रीमेंट साइन होता है, जैसे इंडिया और जापान में हुआ, तो इंडिया और जापान अपनी ही करेंसी में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को फॉर सम डेट रीपेमेंट और एक्सचेंज करेंसी प्रोग्राम, उसमें होता है ये सब, ठीक है। ये सारे रीज़न है डी डॉलराइजेशन के। फिर कुछ और भी बातें कही गई हैं, जैसे कि इंक्रीज वोलेटिलिटी इन कैपिटल मार्केट ड्यू टू सडन विथड्रॉल ऑफ एफडीआई या फिर एफपीआई। तो जब भी ये विथड्रॉ होते हैं तब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है। होता क्या है कि जब भी इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो विथड्रॉ होते हैं तो वो अपनी सारी होल्डिंग्स को मार्केट में बेचते हैं। जब वो अपनी सारी होल्डिंग्स को मार्केट में बेचते हैं तो बहुत ही सस्ते में जाती हैं ये चीज़ें, और इसलिए से उनके शेयर भी गिरते हैं, और जो भी मार्केट की लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारे पैसे से लोग ये होल्डिंग्स खरीद लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि इनको जो पैसा भी मिला है वो पैसा ये जाते हैं और बैंक में जाके इसके बदले में डॉलर ले लेते हैं। तो इसलिए भी अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो इसलिए भी ये डॉलर महंगा हो जाता है और हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती है। तो इस तरह से जो मार्केट में वोलेटिलिटी है ये पैदा होती है जब भी विथड्रॉल ऑफ एफडीआई या फिर एफपीआई देखने को मिलता है। और इसीलिए डिपेंडेंस सिर्फ डॉलर में ना लिखते हुए हम ऑल्टरनेटिव में दूसरी करेंसीज भी रखते हैं, और इसलिए कहा गया है कि वोलेटिलिटी एक रीज़न है डी डॉलराइजेशन का। सिमिलरली एक और बात की गई रिफॉर्म्स इन आईएमएफ, क्या है एग्जाम्पल इंक्लूजन ऑफ चाइनीज़ युआन एंड इंक्रीज इन इट्स स्ट्रेंथ। तो रिफॉर्म्स इन आईएमएफ क्या करता है, ये मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है वाया एसडीआर, यानी कि ये होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर क्या होता है 5 करेंसीज आती हैं। अगर मैं 5 करेंसीज के आपको नाम बताऊं, ये होता है हमारा डॉलर, यूरो, चाइनीज़ की जो रेमनिनबी है वो, फिर जैपनीज़ येन और ब्रिटिश पाउंड। तो ये जो बाकी इतनी सारी ये 5 करेंसीज़ हैं ये मिलके एसडीआर फॉर्म करती हैं। तो हम देख सकते हैं सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं है। और उसका एक एग्जांपल दिया है कि चाइनीज़ युआन भी यूज़ हो जाना रिफॉर्म है एक आईएमएफ में जो ये डी डॉलराइजेशन का कारण बना। फिर राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये सारे रीज़न हैं डी डॉलराइजेशन के, कई सारे पॉइंट मिल गए हमको, ठीक। फिर अब बात हुई है डॉलर विल नॉट लूज़ इट्स सिग्निफिकेंस सून। अब यहाँ से अलग बात हुई है कि इसके बाद भी डॉलर सिग्निफिकेंस क्यों लूज़ नहीं करेगा, क्योंकि 80% ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन यूएस डॉलर, मोर देन 80% फॉरेक्स रिजर्व जो हैं, जो ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व हैं, वो यूएस डॉलर में ही हैं आज भी। हालांकि अब थोड़े कम हो गए हैं, ये काफ़ी पुराना डेटा होगा, अराउंड 2022 आई गेस, क्योंकि ये कॉपी 2023 में लिखी गई है। आज के टाइम पर लगभग ये है आपका 65-70% मान लीजिए, ठीक है। फिर यूएस इकोनॉमी हैज़ कंसिस्टेंटली सीन हायर रेटिंग फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज यूएस की इकोनॉमी को भी हायर रेट करती हैं, इसलिए भी डॉलर मजबूत है। फिर पॉलिटिकल अलायंसेस लाइक G7, IPEF, ITU2, क्वाड हैज़ यूएस डोमिनेंस। तो क्या कहा गया है, जिस तरह से यहाँ बताया था कि कुछ और मल्टीलेटरल सेटअप्स हैं जो लोकल या फिर रीजनल करेंसी यूज़ कर रही हैं, उस तरह से कुछ ऐसी और भी हैं, कहाँ गया, हाँ, कुछ ऐसी और भी अलायंसेज हैं जहाँ पे यूएस हमारा पार्टनर है, जैसे कि G7 में, ITU2 में, क्वाड में, IPF में, हर जगह यूएस पार्टनर है। तो वहाँ पर यूएस की डोमिनेंस होने की वजह से डॉलर की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। फिर चाइना को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो एफपीआई या एफडीआई में ना आए, उसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ये भी फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है। तो चाइना को क्रिटिसाइज़ करना डॉलर की मजबूती का एक रीज़न बन जाता है।
60% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आज भी यूएस डॉलर में ही होता है, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर क्या कहा गया है, डोमिनेंस ऑफ यूएस इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ। आईएमएफ में जो हम लोगों ने 5 करेंसी पढ़ी अंडर एसडीआर, तो उसमें आज भी जो मेजॉरिटी है वो है तो यूएस डॉलर की ही, और इसलिए कहा गया है कि डोमिनेंस ऑफ यूएस है आज भी आईएमएफ में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट है कि क्यों अपना डोमिनेंस नहीं खोएगा डॉलर। फिर क्या बात क्या कि इसको कंक्लूड किया गया है, हेंस इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू बेनिफिट फ्रॉम द वेव ऑफ डी डॉलराइजेशन बट विद कैलकुलेटेड रिस्क। तो इंडिया को कुछ करने चाहिए स्टेप्स ताकि बेनिफिट हो सके इस डी डॉलराइजेशन से, वो अपनी रीजनल लोकल करेंसी भी चला सके, यानी कि रुपए में कुछ ट्रांजैक्शन हो, जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया है करेंसी स्वैप प्रोग्राम, लेकिन फिर भी कैलकुलेटेड रिस्क के साथ हमको बढ़ना है। ठीक है, तो वापस से एक जल्दी से इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्या कहा गया था, डी डॉलराइजेशन कैसे है वो डिफाइन किया, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन, चाइनीज डोमिनेशन, मल्टीलेटरल सेटअप, करेंसी स्वैप प्रोग्राम, इंक्रीज वॉटिलिटी, रिफॉर्म्स इन आईएमएफ और राइज इन क्रिप्टो करेंसी। फिर क्यों डोमिनेंस नहीं खोएगा, 80% फॉरेक्स रिजर्व, यूएस इकोनॉमी क्रेडिट रेटिंग हाई करती है, पॉलिटिकल अलायंसेस में यूएस की डोमिनेशन है, चाइना को क्रिटिसाइज किया जाता है फॉरेक्स मार्केट में, 60% से ज़्यादा आज भी जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर में है, और डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन यूएस इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, तो इसलिए डॉलर डोमिनेशन नहीं खोएगा। और फिर एक नॉर्मल सी बात कह के इसको क्या गया कंक्लूड। ठीक, चलिए इस पूरे क्वेश्चन को खत्म किया, अब जम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रेशर फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू ऑल्टर इट्स फूड सब्सिडी रिजाइम, देयर इज मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट फॉर द पुअर इन द कंट्री, डिस्कस। तो क्या कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डेवलप्ड कंट्री प्रेशर करती हैं कि फूड सब्सिडी रिजाइम को कम किया जाए, लेकिन देयर इज़ मेरिट इन इंडिया ट्राइंग टू रिटेन इट्स पॉलिसी सपोर्ट। इंडिया जो है वो पुअर पीपल को सपोर्ट करता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री प्रेशर बनाती हैं कि भैया अपनी फूड सब्सिडी को कम करना है। ऐसी बात की गई है इस क्वेश्चन में और इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या है। द वेरियस मैंडेट्स ऑफ WTO ऑफ ग्रीन एंड एम्बर बॉक्स and limitations of agricultural support and de minimis levels have been tackled by India and its food subsidy continues to benefit crores। अब क्या बात की गई है इसको समझते हैं। WTO के अंदर होता है एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर WTO ये कहता है कि आप एक लिमिटेड सब्सिडी दोगे, लिमिटेड से ज़्यादा नहीं दोगे। तो इसके अंदर ये 3 बॉक्स बताता है, कौन से, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि आप जितनी चाहो उतनी सब्सिडी दो। सेम चीज़ ब्लू में भी है, लेकिन एम्बर बॉक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कहा गया है कि ये हमारे ट्रेड को अफेक्ट करती हैं। तो जो भी चीज़ ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगी उसमें सब्सिडी आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, इनको कम करना पड़ेगा। तो ये कहा गया है कि एम्बर बॉक्स में सब्सिडी कम होती है। और सिमिलरली कहा गया लिमिटेशन एग्रीकल्चर सपोर्ट में है। और डी मिनिमस लेवल की जो बात की गई ये भी वही है कि मिनिमल अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट अलाउड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक मिनिमम जो अमाउंट होता है वो सपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग तरीके से बताया गया कि इतनी सारी चीज़ें तरीके से रोका जाता है, बट इन सबको टैकल करता है इंडिया और फिर भी अपनी फूड सब्सिडी को कंटिन्यू करता है और करोड़ों लोगों को बेनिफिट करता है, ये कहा गया है इस इंट्रो में। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या है मेरिट, क्या है फ़ायदा पुअर को सपोर्ट करते रहने का। तो आईएमएफ ने भी प्रेस किया है इंडिया को फॉर कीपिंग हाई पॉवर्टी अंडर 1 करोड़ ड्यूरिंग कोविड बाय पीएम गरीब कल्याण योजना। ठीक, फिर सेकंड क्या है, सब्सिडी थ्रू पीएम किसान एंड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इंक्रीजेस फॉर्मल कैपिटल 52% ऑफ हाउस होल्ड इन सम फॉर्म ऑफ डेट। तो क्या कह रहा है कि जो पीएम किसान है, सब्सिडीज थ्रू पीएम किसान स्कीम और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में क्या होता है कि क्रेडिट दिया जाता है किसानों को इन द लेस इंटरेस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट में, कम ब्याज दर में सब्सिडी दिया जाना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी हेल्प करती हैं कि कैपिटल बिल्डअप हो फार्मर्स का। और ये बताया गया कि 52% जो हाउस होल्ड हैं वो किसी न किसी डेट में ही आज भी, और इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर फूड सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, 30% of 0 to 5 years children are stunted, 18% are wasted and 50% women under anemic। अच्छा, एक बात आप गौर कर सकते हैं, 35% स्टंटेड है, 18% वेस्टेड है। ये जो डेटा है ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। ठीक है ना, तो एक नज़र जल्दी से डाल लेते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं। देखिए,
ये सेम डेटा 35, 18, 50। तो इसका मतलब क्या कि ये डेटा देखिए आप भी याद कर लीजिए, ये बार बार आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है। फिर बात की गई अगली पॉवर्टी की कि 16% ऑफ इंडियन अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन क्या है वो हमने भी समझ लिया कि पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर जगह होती है, ठीक है। फिर सब्सिडी थ्रू पीएम फसल बीमा योजना, हेल्प इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क टेकिंग एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सब्सिडी कहाँ कहाँ आती है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी। फिर कहा गया है फॉर अर्बन पुअर स्वनिधि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्पावरमेंट। तो फॉर अर्बन पुअर कुछ ये मिशन भी हैं कि अर्बन में भी उन पुअर की हेल्प की जा सके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। फिर वुलनरेबल सेक्शन की बात की गई, लाइक वुमेन, उनको भी बेनिफिट मिलेगा वाया महिला सशक्तिकरण योजना। ट्राइबल्स के लिए बात की गई थ्रू पीएम वंदन योजना। तो ट्राइबल के लिए बात कर दी गई, वुमेन के लिए बात की गई, अर्बन पुअर के लिए बात की गई, किसानों के लिए बात की गई पीएम फसल, ठीक है। और फिर कुछ जनरल बातें थी यहाँ पे, सब्सिडीज वाई पे पीएम किसान, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी। तो ये सारे मेरिट हैं टू सपोर्ट पुअर, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं, लिमिटेशन क्या है सपोर्ट के। देखिए लैक ऑफ राइट बेनिफिशरीज, लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से समझना है। लैक ऑफ राइट बेनिफिशरीज आइडेंटिफिकेशन, ब्रैकेट में है सर्वे इन छत्तीसगढ़ मार्क 22% रेशन कार्ड बोगस, कि जो राइट बेनिफिशियरी हैं उन तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। 22% फ्रॉड लोग हैं जो उन बेनिफिट्स को आके ले लेते हैं। फिर लीकेज, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये कहता है कि 46% लीकेज है फूड सब्सिडी में, मतलब फूड सब्सिडी कहीं और चली जाती है। फिर कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी ग्रोन, क्या डिपेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब क्या है कि कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी मतलब जो फार्मर्स हैं वो डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हैं इन सब्सिडीज़ वाले फैक्टर्स में। तो ये कहा गया है कि ये एक लिमिटेशन है। इकोलॉजिकल डैमेज होता है, जैसे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन राइस, कि हमको पता है कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ तो उसकी वजह से राइस और वीट ज़्यादा आगे आया है, उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर डिप्लीशन ज़्यादा होता है इन फूड्स में। तो ठीक है, तो कुछ जो ऐसी क्रॉप्स हैं जो वाटर डिप्लीट कर रही हैं उन पर एक्स्ट्रा डिपेंडेंट होना, दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन। फिर फिजिकल डिफिसिट भी राइज हो रहा है, जैसे कि राइजिंग टू 6.4% ऑफ जीडीपी बजट फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हम सपोर्ट इतना ज़्यादा करेंगे अपने फार्मर्स को, सब्सिडीज़ वगैरह देंगे हर जगह, तो बहुत ज़्यादा हमको कर्जा हो जाएगा और वो है कि फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइज हो रहा है। तो इस तरह से हमने कुछ लिमिटेशंस को पढ़ा और लास्ट में देखेंगे कि इस तरह कंक्लूड कैसे किया। हैंस इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट पुअर टू फुलफिल गोल्स ऑफ SDG 1 एंड SDG 2। तो क्या समझे हम लोग यहाँ पे कि लास्ट में कंक्लूड करने के लिए SDG 1 और SDG 2 का यूज़ किया गया, ठीक है। तो अब जल्दी से एक बार इसके कंक्लूजन पर नज़र डाल लेते हैं। कंक्लूजन में इसके स्ट्रक्चर पर नज़र डाल लेते हैं। क्या था, डी डॉलराइजेशन, क्या सॉरी हाँ, तो WTO की बात थी कि WTO में हमने पढ़ा है कि 3 बॉक्स हैं, ग्रीन, एम्बर बॉक्स। तो एम्बर कुछ लिमिटेशन के बारे में बात बताता है, एग्रीकल्चर सपोर्ट भी लिमिट करो ये कह रहा है, डी मिनिमस लेवल की बात है। तो इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद इंडिया ने सब कुछ टैकल करते हुए करोड़ों की बेनिफिट किया है। क्यों बेनिफिट किया है, क्या मेरिट है, IMF ने प्रेस किया है। सब्सिडी वाया PM किसान जैसी स्कीम, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ ली हैं। पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है इसके लिए भी बताया गया। फिर सब्सिडी दिया है वाया PM फसल योजना, अर्बन पुअर के लिए है, वुमेन के लिए है, ट्राइबल के लिए है, इन सबको सब्सिडी देने की ज़रूरत है। फिर कुछ लिमिटेशन से क्या है कि राइट बेनिफिशियरी तक ना पहुंच पाना, लीकेज हो जाना, इकोलॉजिकल डैमेज हो जाना और इसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट भी होना। और फिर लास्ट में बताया गया कि हाँ, कंक्लूड फिर भी कर दिया कि कंटिन्यू तो करेंगे लेकिन SDG 1 और SDG 2 को फुलफिल भी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी बातें ख़त्म हुई। इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब कल वापस से मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। और अगर आपको किसी भी तरह से ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस लेक्चर के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।